हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया था हमने। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है इसको देखेंगे। साथ ही साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि गॉस थ्योरम को भी कवर कर लें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने डिस्कस किया क्या होता है ये हमने जान लिया है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है इसकी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है, किस तरह से इसको हम एक दूसरे से कोरिलेट कराएंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और हमें पता है कि जब कोई भी पॉइंट चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या करता है, चारों तरफ अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट ए है, आर डिस्टेंस पर, और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बीच की जो डिस्टेंस है ये हम सपोज कर लेते हैं डी आर, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस डी आर है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था कि अगर किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की गई है उसकी स्ट्रेंथ अगर हमें जाननी है तो हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं और वह टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वह इसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इट मीन्स अगर कोई टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट पॉइंट ए पर रखे हुए हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ए इंटू क्यू नॉट, वेयर ए इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज क्यू। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। चलिए, चूँकि हमें करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है, इसलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो क्यू टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो हमें वर्क डन की डिफिनीशन पता है, क्या होता है वर्क डन की डिफिनीशन। अगर हम डिस्टेंस देखें ए से बी के बीच में तो हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लिए हैं जो कि डी आर है। तो जब भी हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चलते हैं तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो भी स्मॉल होगा। और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एफ, इट मीन्स एफ डॉट डी आर, ये हमने लिख लिया, ये वर्क डन है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लिखे हुए हैं, एफ भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी और ये डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर है, इंटू डी आर कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन कैसा वर्क डन है, तो यह वर्क डन है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज के द्वारा। जब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य, जो वर्क डन है, वो कितना हमारा डी डब्ल्यू एफ इंटू डी आर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये है एफ एंड डी आर के बीच का एंगल। आप देखिए, चूँकि ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हमने पहले ही बताया कि टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और जो हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं क्योंकि ए से बी तक आ रहा है, इसलिए ये जो पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा डी आर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। इट मीन्स दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हैं, कौन कौन, एफ और डी आर। इट मीन्स दोनों के बीच का एंगल जो है हमारा 180 डिग्री। इट मीन्स वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर कॉस 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस एफ इंटू डी आर। दिस इज द वर्क डन। क्लियर।
अब देखिए हमने बताया भी आपको ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी है, E इंटू क्यू नॉट। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, क्यू नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी आर। याद करिए पिछले टर्म पे हमने बताया था, पिछले वीडियो हमने बताया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से जब किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को लेकर आते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स डी डब्ल्यू अपन क्यू नॉट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल। मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वी से, दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी वी दिस इज इक्वल टू minus a into dr. This imply that E is equal to, where is electric field is equal to minus dV upon dr. This is the relation between electric field and electric potential, और इसको हम बोलते हैं जनरली पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ा सा आप अगर याद करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम ग्रेडियंट की बात करें थोड़ा सा अगर आप याद करें तो पिछले सेमेस्टर में हमने आप लोगों को विस्कोसिटी में हमने पढ़ाया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में हमने क्या बताया था कि वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो चेंजेस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो ऐसे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज इन पोटेंशियल क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा हमारा। तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल। अब इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इस रिलेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। हमने प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लिया और हमें पता है कि जब भी हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की जा सकती हैं, जस्ट लाइक एज दिस, इस तरह से। अब हमें डिस्कस करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने पॉइंट चार्ज लिया हुआ है और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करें, एक ऐसा सरफेस ड्रा करें, एक ऐसा सरफेस ड्रा करें कि उस सरफेस के हर पॉइंट पर, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, ये हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस ड्रा करेंगे कि उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। सपोज दैट हमने एक स्फीयर ड्रा कर दिया, जस्ट लाइक एज दिस, हमने एक स्फीयर ड्रा कर दिया, एक गोला हमने ड्रा कर दिया। अब हम ये देंगे कि इस गोले पर, जो कि गोले का रेडियस हम मान लेते हैं कि अगर r है, ठीक है, r रेडियस है, और अगर यदि हर पॉइंट पे, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, सेम हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा सरफेस है, जो हमने अभी सरफेस ड्रा किया है, ये सरफेस हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, पहले जो प्रॉपर्टीज़ होगी इसमें ये होगी कि कोई भी अगर दो हम पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हर पॉइंट में जब पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल मतलब ये हो जाएगा कि एट एवरी पॉइंट on the surface potential will be same। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और जब पोटेंशियल सेम होगा तो किसी भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये पॉसिबल कब है, ये तभी पॉसिबल है जब जो सरफेस है हमारा वो सरफेस, ठीक है, जैसे हमने ये सरफेस ड्रा किया, सरफेस और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं इनके बीच का जो एंगल हो क्या हो, 90 डिग्री। इट मीन्स वो दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जो हम सरफेस ड्रा कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो हम सरफेस ड्रा कर रहे हैं सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा सरफेस है वो क्या है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टर्म है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एरिया की हम बात कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, जनरली हम एरिया को ये जानते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होता है, बट ऐसा है नहीं। एरिया जो होता है हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, किस तरह क्वांटिटी होती है एरिया, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट मीन्स अगर कोई भी हमने सरफेस लिया हुआ है, किसी प्रकार का हमने एक सरफेस ले लिया, कोई भी सरफेस ले लेते हैं, तो इसका जो एरिया होता है उसके पास एक डायरेक्शन होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट अगर इसकी हम बात करें, ये हमारे पास एक एरिया है, इसका डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो एरिया का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्लेन ले रहे हैं या जो भी सरफेस ले रहे हैं उस सरफेस के जो नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल एक लाइन ड्रा करें तो ये जो लाइन है यही क्या बताएगा, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एरिया हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है, ये एल है और ये बी है, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। ठीक है, अब इसको ज़रा ऐसे समझिए कोऑर्डिनेट से, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है, अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें यूनिट वेक्टर आई या यूनिट वेक्टर जे, तो आई क्रॉस अगर जे की हम बात करते हैं, आई क्रॉस जे, तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर के मिलेगा। इट मीन्स वेक्टर के का मतलब क्या हुआ, जस्ट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, ये। इट मीन्स दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज द वेक्टर के। इट मीन्स इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज द वेक्टर के। हमें क्या देगा कि आई और जे का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, के, और के क्या है, आई और जे क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है। इट मीन्स अगर ये सपोज दैट हम मान लें कि ये डिस्टेंस आई है और इसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ये डिस्टेंस जे है। ठीक है, तो आई इंटू जे करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा। और इस एरिया का डायरेक्शन में कहाँ का मिल रहा है, के का डायरेक्शन मिल रहा है। इट मीन्स जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है उसके नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, जो भी हम सरफेस लेते हैं, जिस भी सरफेस का एरिया हम निकाल लेते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। जैसे हमने अगर स्फीयर ले लिया, गोला ले लिया, जैसे आप कंसिडर कर लीजिए फुटबॉल, तो फुटबॉल में आप देखे होंगे कि छोटे छोटे खाने ऐसे बने होते हैं। ठीक है, तो एक उसका छोटा सा आप खाना ले लीजिए ये, ठीक है, उस पर आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब यही परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है हमारा इस पर, ये नॉर्मली हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। इस छोटे से एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बताने का मतलब ये था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन कहाँ होता है हमेशा, तो जो भी हम सरफेस लेते हैं, जो भी हम प्लेन लेते हैं उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एरिया
को हमें डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ही आपको एरिया के बारे में बता दिया कि एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो प्लेन के या फिर जो भी सरफेस होता है उससे नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम डिफिनेशन देखें, सीधी सी बात करें इसकी हम, तो बहुत ही इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस एरिया है और उस सरफेस एरिया से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं, तो उन इलेक्ट्रिक लाइंस की संख्या को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमने क्या किया कि इसमें एक इस तरह का हमने सरफेस ला के रख दिया, ठीक। तो हम इससे देख रहे हैं कि ये जो हमने सरफेस ला के रखा हुआ है, इस सरफेस से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 लाइन पास हो रही हैं। यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। बात समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। किस तरह क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसको अब डिफाइन हम कैसे करेंगे भी? तो डिफाइन करने के लिए पहले ये हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दूसरा क्या है? एक सरफेस है जिसके पास कुछ ना कुछ एरिया। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया ए पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी हमने सरफेस लिया हुआ है उसका जो एरिया है, जितनी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का प्रोडक्ट कैसा है? डॉट प्रोडक्ट है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? तो हमने अभी बताया ई और ए पे, लेकिन एक्चुअली इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही है। वे कैसे डिपेंड करी इसको ध्यान देखिए। हमने भी बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, हमने बहुत ढेर सारी लाइन्स ड्रा कर दी ऐसे। सपोज दैट टी एक हमने प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ऐसे हमने इसको रख दिया। तो इससे कितनी लाइनें पास हो रही हैं? तो इसको और नीचे तक ला देते हैं, ये हम कर लेते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स इससे पास हो रही हैं। बट हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा थीटा एंगल से टिल्ट कर देते हैं, झुका देते हैं। जब झुकाएंगे ये ऐसे हो जाएगा कुछ, बस। अब देखिए, अब इससे कितनी लाइन्स पास कर रही हैं? 1 2 3 4, ओनली 4 लाइन्स, 3 लाइन्स इसे पास नहीं कर रही हैं। इट मीन्स अब क्या हुआ? जो ही हमने इसको झुकाया, किसी एक एंगल थीटा से हमने जो ही झुकाया, तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो गई? कम हो गई। जब नंबर ऑफ लाइन्स कम हो गई, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इसको हम जैसे जैसे झुकाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हुई कितनी? सपोज दैट एरिया इसका ए था, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कितना होगा? एरिया निकालने के लिए हम देखें कि इससे कितने लाइंस पास करें, तो कितने लाइंस पास करें, इसलिए हम क्या करते हैं? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा कर देते हैं। हम देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? ये ए है, एरिया ये है, देखिए यहाँ पे। तो इसका एरिया कितना, कितने एरिया से पास कर रहा है? तो हम निकालेंगे इसको, तो हम पाएंगे ए कॉस थीटा, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? चेंज होते हुए चला जाएगा। इट मीन्स अगर हम थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री लें, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है?
90 डिग्री है। देखिए अब यहाँ पे, अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, ठीक है। और हमने बताया कि जो भी हम प्लेन लेते हैं, जैसे हमने ये प्लेन लिया हुआ है, तो प्लेन के नॉर्मल ये जो डायरेक्शन होगा किसका होगा, एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए आप कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक। जब हम 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 90, और कॉस 90 का मतलब क्या हो गया, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। और प्रैक्टिकली भी देखिए, जब हम इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली रख देंगे, वर्टिकली नहीं रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टली रख देंगे तो इससे कितनी लाइन्स पास होंगी, एक भी लाइन पास नहीं होगी। पहले हम इसको ऐसे रखे हुए थे, हमने ऐसे रख दिया इसको, कितनी लाइन्स पास होंगी, एक भी लाइन पास नहीं होगी। जब एक भी लाइन पास नहीं होगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट अगर यही हम थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, जीरो। अब थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। थीटा की वैल्यू जीरो का मतलब ये है कि हमने प्लेन को ऐसे रखा हुआ है, दिस दिस इज द ई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। देखिए ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसका डायरेक्शन ये होगा। तो ई और ए का डायरेक्शन देखिए दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, तो ई इंटू ए कॉस जीरो दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए मैक्सिमम। तो फाई मैक्सिमम कब मिलेगा, जब एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ए दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम मिलेगी, और जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने जो भी बात किया, जो भी हमने सरफेस लिया वो एक वेल डिफाइंड सरफेस था। वेल डिफाइंड सरफेस मतलब ये है कि उसका हमें एरिया पता था। लेकिन और एक चीज़ और वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंसिंग है वो क्या है, सेम है। इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है। लेकिन सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल ना हो, हर पॉइंट पे उनके बीच का एंगल क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो उस केस में फ्लक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फैली हुई हैं। किस तरह से फैली हुई हैं, नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसे देखिए कहीं भी स्पेसिंग सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनके बीच एंगल हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब इस केस में अगर हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक सरफेस ड्रा कर लेते हैं। सपोज दैट हमने एक सरफेस ड्रा कर लिया। सरफेस ड्रा करने के बाद से क्या करेंगे कि कोई भी एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेंगे। ये हमने स्मॉल एरिया ले लिया और इसका हमने नाम दे दिया डी एस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसका हम क्या करें, डायरेक्शन निकालेंगे। अब दो तरह से हम काम कर सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे हम क्या करें, छोटे छोटे एरिया में इसको हम डिवाइड कर दें, इस पूरे सरफेस को छोटा छोटा एरिया में डिवाइड कर दें, और हर पॉइंट पे हम क्या करें, डी एस की वैल्यू निकालें, या फिर ये कह लीजिए डी एस कॉस थीटा की वैल्यू निकालें हर पॉइंट पे। और फिर हम क्या करें, ई में मल्टीप्लाई कर दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई में हम मल्टीप्लाई कर दें, तब हमें जाके पाई की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स ई इंटू डी एस कॉस थीटा, क्योंकि हर जगह एंगल हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे सरफेस को डिवाइड करें, और हर छोटे से टुकड़े के लिए, हर एक छोटे से एरिया के लिए हम क्या करें, डी एस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, फिर मल्टीप्लाई कर दें ई में। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगा।
फिर हम सबको जोड़ें तो इस पूरे सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा और करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर दूसरा तरीका क्या होगा इसके लिए? तो दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा हम एरिया लेते हैं जिसको हमने ds कह दिया। अब इस ds का डायरेक्शन सपोज दैट ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds। ई और ds के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू ds, दिस इज द डी फाई ई। डी फाई का मतलब क्या होगा? इस छोटे से स्मॉल एरिया में कितनी नंबर, जब एरिया स्मॉल है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ लाइन्स भी क्या होंगी, कम ही पास होंगे। जब नंबर ऑफ लाइन्स कम पास होंगी तो फिर हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, स्मॉल हो जाएगा। इसलिए हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमने निकाला छोटे से एरिया के लिए, बट हमें निकालना किसके लिए, इस पूरे सरफेस से कितने लाइन्स पास हो रही है ये हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे ये जो हमने इक्वेशन निकाला छोटा सा एरिया के लिए हमने जो निकाला, इसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल फॉर होल सरफेस ई इंटू डी एस दिस। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या किया गया इसमें? एक बार फिर से देखिए, हमने एक छोटा सा एरिया लिया, इस छोटे से एरिया के लिए हमने पहला काम क्या बताया, दो तरीका हमने बताया। पहला तरीका ये कि इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरिया में हम डिवाइड कर दें, हर एक एरिया के लिए डी एस कॉस थीटा की वैल्यू निकालें या फिर ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालें। ठीक है, ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालें और फिर सबको हम जोड़ें तो इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें पता चलेगी। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम किसी छोटे से एक एरिया के लिए, किसी भी एक छोटे से एक एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ई डॉट डी एस की वैल्यू निकाल लेते हैं और पूरी सरफेस के लिए अगर निकालना है तो हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जिस तरह का सरफेस होगा उस तरह की हमें लिमिट मिल जाएगी इंटीग्रेट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कर लेंगे। आगे जब एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो वहाँ पे इजीली इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। बस अभी यहाँ पे ये समझना है हमें कि अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस आ जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। इसको हम ये भी कहते हैं ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस, सॉरी गॉस, गॉस तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से ही गॉस की भी हम बात करते हैं। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसी एक्सप्रेशन से हम वहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म भी लिखते हैं उसका, गॉस थ्योरम का इंटीग्रल फॉर्म की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं क्योंकि लंबा डेटा हो जाता है, फिर उसको अपलोड करना और में दिक्कत होती है हर चीज़, इसलिए हम छोटा वीडियो बना रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की हम बात करेंगे और गॉस थ्योरम की जो भी चीज़ें उसको हम स्टडी करेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। जो हमारे सिलेबस में उसी को हम डिस्कस करेंगे। वैसे है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जैसे हॉलो स्फीयर है या फिर स्ट्रेट लाइन है या चार्ज शीट है, तो हम इन्हीं दो तीन एग्जांपल्स को हम करेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके। एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की जो हम बात करेंगे तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और जो डायमेंशन होता है इसका वो होता है एम एल थ्री टी टू द पावर माइनस थ्री टी टू द पावर माइनस वन, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो गॉस थ्योरम पे होगा, तो एक बार आप लोग गॉस थ्योरम को पढ़ के और अच्छे से स्टडी करके फिर आइएगा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।